नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर और दर्ज हो गई। वो एफआईआर इसलिए दर्ज हुई क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो राहुल गांधी वहां पर निकल करके लोगों का प्यार बटोरते हुए आगे आ गए, लेकिन नफरत के उस राज्य में आए जहां पर जहर बोकर लोगों को महीनों महीनों, इवन कई लोगों को सालों तक जेल में रखकर एक नफरत का माहौल बनाया गया है, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है और जहां का मुखिया देश का सबसे भ्रष्ट सीएम है। उस असम में जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां की जनता राहुल गांधी के पीछे पागल हो गई, उनके साथ चल पड़ी, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गई। बस फिर क्या था, वहां का मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा, ये वही हेमंत विश्वा शर्मा है जो 20 सालों तक कांग्रेस में रहा और 20 साल रहने के बाद में उसकी स्थिति यह है कि वो राहुल गांधी से नफरत करता है। क्यों नफरत करता है? सबसे ज्यादा उसे नफरत राहुल गांधी से, क्योंकि जब वो वहां की सरकार में था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसने भ्रष्टाचार किया। राहुल गांधी ने उसे बख्शने का इरादा नहीं रखा और उसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला ले लिया। बस फिर क्या था, वो राहुल गांधी से मिलने पहुंच गया उनके घर और कई कई घंटों वो वहां बैठा रहा। राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, लेकिन उन्होंने यह तक नहीं समझा, इस व्यक्ति को इस योग्य भी नहीं समझा कि इससे चंद मिनट, चंद सेकेंड मिल भी ले। यानी उसकी औकात अपने कुत्ते जैसी भी नहीं उन्होंने समझी और अंततः उसे भागना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता, और उसे जाना पड़ा। बस वहीं से तो वो टूट गया। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही लोग तो चाहिए। हालांकि आरोप जो लगा रही थी वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी, इसके खिलाफ, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ पूरी बुकलेट छापी थी और तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसे बायकॉट कर दिया था। तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह ने उसे गले लगा लिया। नरेंद्र मोदी का वो सबसे खास बन गया। बस शर्त यही थी कि गांधी नेहरू परिवार पे हमला बोलते नहीं। पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया और फिर मुख्यमंत्री बनाया। इनाम मिला गाली देने का, इनाम मिला नफरत फैलाने का, इनाम मिला पूरे असम को टुकड़े टुकड़े कर देने का, दो धर्मों को लड़ा देने का और न जाने किन किन चीजों का। तो जब यह इनाम मिलता है तो आता है वाह, क्या हेमंत विश्वा शर्मा, जिसकी बीवी बच्चे सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसने अपने बच्चों के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया, पत्नी के नाम पर भी है, और वो तो जो है वो सामने। लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो ईडी, सीबीआई सारी जांचें ठप हो गई और वो बड़े अच्छे हो गए, ईमानदार हो गए, जो भी समझ लीजिए। तो यह स्थिति है साहब। कांग्रेस पार्टी में सब गद्दार नहीं होते। इसका एक उदाहरण बताता हूं। कांग्रेस पार्टी में एक नेता है परिणीति शिंदे। वो कहती हैं, कांग्रेस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट पार्टी, आई एम अ बोर्न कांग्रेस वुमेन एंड विल डाई एज ए कांग्रेस वुमेन। वो लोग भी है, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ इसलिए है क्योंकि वो सच की विचारधारा है, और जब सच की विचारधारा हो तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें होती। अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सिलसिले चलते रहते हैं,
ये कोई नई चीज नहीं। तो अब उन पर आरोप यह है कि उन्होंने जो रूट तय हुआ था उस रूट से अलग रूट से उन्होंने यात्रा अपनी निकाली। साहब क्या परिस्थितियां थी, क्या था, क्यों निकाली, ये तो मुझे नहीं पता, या परमिशन में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है वो यात्रा बड़ी सफल थी, और इतनी सफल थी कि उसने हिला के रख दिया हेमंत बिस्वा शर्मा को, और राहुल गांधी ने उन्हें घर में घुस के मारा है। यानी असम में घुस करके उन पे, आज तक राहुल गांधी उन पर नहीं बोले थे, असम में पहुंच के बोले, और देश का, भारत का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा मुंह पर कह दिया। ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जो कहता था मैं राहुल गांधी की यात्रा नहीं निकलने दूंगा, वही यात्रा चल रही है। तो यह स्थिति है। इसके पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तमाम साजिशें रची जाती रही। मुझे याद है 23 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उनके खिलाफ, पार्टी ने उनके खिलाफ यह आवेदन दिया था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इस बात के लिए कि उन्होंने किसी रेप पीड़िता महिला के बच्चे के आंसू पोंछे थे, और वो आंसू पोंछने के दौरान उसका चेहरा देख रहा था। इस पर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई। एक एफआईआर दर्ज होने का यह आया कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया। एक एफआईआर इस बात की दर्ज होने का आ गया कि उन्होंने सावरकर को माफी वीर कह दिया। और साहब इसी तरीके से हाई कोर्ट से लेके सब जगह होता है। अभी राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई मानहानि मामले में, उसमें उनकी सजा सुनाने के बाद में जो उनकी सदस्यता बहाल की गई, उसको रद्द करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक वकील साहब ने पिटीशन फाइल कर दिया। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त किया और उन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया कि आप ये फालतू की पीआईएल दाखिल कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। इसके बाद में आपको याद होगा राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने के लिए, उनका यूट्यूब खत्म करने के लिए, और न जाने काहे के लिए भी याचिका दाखिल की गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लगातार इस तरह का काम राहुल गांधी के खिलाफ होता रहे। राहुल गांधी के खिलाफ अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग 25 एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, सॉरी मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। अब आप सोचिए 25 दर्ज करा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी है फिर भी किसी से नहीं डरते, वो अपनी बात पे कायम रहते, क्योंकि वो सही कहते हैं। और ये सही कहने का एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। एक उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री जगह जगह वो कर रहे थे कि किस तरीके से पीएम आवास योजना में लोगों को घर दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रो करके पूरा नाटक दिखा रहे थे, और जब प्रधानमंत्री ये दिखा रहे थे तब एक बड़ी चीज जो देखने को मिल रही थी, वो देखने को मिल रही थी कि प्रधानमंत्री के तमाम सांसद भी वो बांट रहे थे, चाबियां बांट रहे थे लोगों को कि हाँ साहब आपको घर मिल गया, बड़ा अच्छा हो गया। और जब ये कर रहे थे तो बरेली के एक सांसद जब एक महिला को देते हैं उसकी चाबी और कहते हैं तुम्हें तो घर मिल गया, खुश होगी? तो उसने कहा हाँ खुश है। उन्होंने कहा कोई पैसे तो नहीं पड़े? तो उसने कहा पैसे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कितने पैसे पड़े हैं? तो उसने कहा 30,000 रुपया रिश्वत देनी पड़ी। यानी 30,000 रुपया रिश्वत देने पे पीएम आवास योजना का घर मिला है। यह इस बात की वानगी है कि यदि सबकी जांच करिएगा तो पता चलेगा बगैर रिश्वत के कुछ हो ही नहीं सकता है यहां। और जब नहीं हो सकता है तो राहुल गांधी क्या गलत कहते हैं? आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी ही तो इकलौते नेता हैं जो इन सब भ्रष्ट लोगों से,
इन सब चोरों से नहीं डरते, और नहीं डरते, यही इनकी पीड़ा है। इसलिए राहुल गांधी को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए पूरी साजिशें लगातार होती रहती। और ये साजिशें एक नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में लगी हुई है कि कैसे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी नीतियों से, धार्मिक तुष्टीकरण की नीतियों से और इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की नीतियों से, युवाओं के भविष्य बर्बाद करने की नीतियों से, महिलाओं के साथ बलात्कार करने की नीतियों से इस देश को निजात दिलाई जा सके। इसलिए पूरे देश में उसको लेके एक जन जागृति चल रही है। उधर तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इधर संवाद चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने लखनऊ में एक संवाद किया था, आज एक कानपुर में संवाद किया, और बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये संवाद लगातार बढ़ रहे हैं। कभी दलितों के यहां संवाद हो रहा है, कभी किसी के यहां हो रहा है। इसी तरीके से हरियाणा में है, दूसरे और राज्यों में ये लगातार क्रम चल रहा है। यही सारी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी को डरा देती, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अपनी फोटो के लिए, फोटो फ्रेम के लिए मरते हैं। हालात तो यहां तक है कि नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जो खाद्य योजना के तहत है, उसमें 7,000 करोड़ रुपया जो था वो पश्चिम बंगाल को नहीं दिया और रोक दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की फोटो हर राशन दुकान पर नहीं लगी। सब हर राशन दुकान पे नरेंद्र मोदी की फोटो लगनी चाहिए, नहीं लगेगी तो साहब ये स्थिति होगी। तो इस तरह के हालात यह नरेंद्र मोदी के, जहां उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या उनके उपराष्ट्रपति हो, वो लोग जाते हैं और कहते हैं उत्तर प्रदेश तो भयमुक्त बना दिया गया है। और जब भयमुक्त की बात करते हैं तो आज ही की घटना है, नोएडा में एक कंपनी का मैनेजर वो कहीं जा रहा था, जिम का ट्रेनर था, वो जा रहा था तो साहब उसको गोलियों से सरेआम दिन दहाड़े भून कर मार डाला गया। अब आप समझिए कि किस स्थिति में पहुंच गया है और क्या हालात। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे कहते हैं, आपके बच्चों को, कि हाँ हिंदुत्व के नाम पे लड़ो, हिंदुत्व के नाम पे ये करो, और जो पढ़ रहे अच्छी उच्च शिक्षा ले रहे लोग हैं उनसे यहां से आप भजन गाओ और ये करो और वो करो। वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के बच्चे तमाम फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, दूसरी और चीजें करेंगे, अय्यासी की जिंदगी जिएंगे। तो यह स्थिति है। जब यह स्थिति हो, स्वाभाविक सी बात है, एक आता है कि आप कर क्या रहे हैं। धर्म का तो आप ह्रास कर ही रहे हैं, धर्म के सिद्धांतों के विपरीत लगातार व्यवहार कर रहे हैं। आप एक सुधारने के नाम पे दूसरा गलत कर देते हैं, जो धर्म की मर्यादाएं लगातार नष्ट कर रहा है। आप राम की प्रतिमा स्थापित करने की बात करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, और जहां आप प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, यदि आप कहते हैं राम की वहां से प्रतिमा प्रकट हुई थी, तो उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं। जैसे सोमनाथ में था, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, वहां स्वयंभू शिव थे, क्योंकि वो तो पुरातन थे। इसी तरीके से आप कहते हैं जब 22-23 दिसंबर 1949 को वहां एक प्रतिमा प्रकट हुई, तो वो तो भगवान की प्रतिमा है, तो ठीक है उसी को स्थापित कीजिए। लेकिन नहीं साहब, अपनी सुविधा अनुसार करेंगे और फिर ड्रामे करेंगे। तो पुरानी प्रतिमा कहां है? तो वो तो दिख नहीं रही है, वो मिल नहीं रही है। तो फिर ड्रामा के एक नहीं, हम 4 कर देंगे, 3 कर देंगे, एक चांदी की कर देंगे, एक ऐसी कर देंगे। सब क्यों कर देंगे? जहां पर होता है मुख्य अधिष्ठाता की सिर्फ एक ही प्रतिमा होती है, यह है धर्म के मुताबिक। लेकिन साहब झूठ बोलना है। मैं आज हरमिंदर साहब में था अमृतसर में, वहां पर मेरी चर्चा हो रही थी सिख धर्म के शीर्ष संस्था के सेक्रेटरी से, और वो सचिव साहब बता रहे थे
कि किस तरीके से उनके गुरुजनों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए कैसे कैसे बलिदान दिए, क्या क्या किया। जो वो ये बता रहे थे तो कह रहे थे लेकिन आज तकलीफ होती है कि जब हमारे गुरुओं ने हिंदू धर्म, उसकी मान्यताओं, उसकी परंपराओं को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया, तो आज एक हिंदू प्रधानमंत्री अपने शंकराचार्यों का, जो शीर्ष आपके गुरु हैं, उनका मजाक बना करके और इस तरह की स्थिति करते हैं। का आज हमारे जत्थेदार की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी होता है, पूरा सिख धर्म सिर झुका करके उसको स्वीकार करता है। क्या आज ऐसा है हमारे यहां भी? जो स्थिति है आपके सामने, तो यह स्थिति। और जब कोरोना काल था, इस देश के तमाम धर्मों के मंदिर, मस्जिद और जाने क्या क्या बंद कर दिए गए थे, कैद कर दिए गए थे, उनके भगवानों को ताले में डाल दिया गया था। उस वक्त यह फैसला लेना था कि गुरुद्वारों में क्या करना है, तो कहा हमने यह फैसला लिया कि नहीं, जब कोई किसी के पास आसरा नहीं बचता है तो उसका आसरा कौन होता है? उसका आसरा उसका भगवान होता है, उसके गुरु होते हैं। तो किसके पास आएगा? तो हमने अपने गुरुद्वारे बंद करने से मना कर दिया और हमने अपने गुरु घरों में सेवा का कार्यक्रम चलाया। जब लोग भूखे थे, प्यासे थे, हमने भूख प्यास बुझाने, दवाएं पहुंचाने, ऑक्सीजन देने और इन सब के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया। ऑनलाइन एजुकेशन हो या वैसे हो, हमने उसको शुरू किया। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए और दूसरे हैं, उनके डॉक्टर्स, नर्सेस, दूसरे सब सेवा में लगे थे। हमारे कर्मचारियों ने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म यह कहता है कि पुजारी और धर्म करने वालों के यदि वो रोग से भी ग्रसित हो तो भी वो सेवा करते रहे, अपने कार्य करते रहे। इसका उदाहरण खुद रामकृष्ण परमहंस जी थे, जो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उसके बावजूद अपने कार्य को करते। कमोवेश वैसे ही होता है। तो आप सोचिए, यह धर्म होता है, लेकिन आपने कौन सा धर्म बना दिया? इससे पता चलता है आप कर क्या रहे। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से तकलीफदेह होता है कि आप किस तरीके से धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं। आप राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिए, कुछ कर लीजिए, सारी चीजें कर ली। इसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिन इंदिरा गांधी को लेकर के हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने ब्लू स्टार कराया था, उनके पोते राहुल गांधी आए, 3 दिन उन्होंने हमारे हरमिंदर साहब में, दरबार साहब में, सब जगह सेवा की। हमें इस बात की फिक्र थी कि कोई कहीं भावावेश में आकर के कोई गलत न करे, क्योंकि यहां पर कोई VIP नहीं होता है हमारे यहां। तो वो भी बिल्कुल कॉमन सेंस की तरह से कर रहे थे, शख्स की तरह से, और उन्होंने सेवाएं की, तमाम तरह की सेवाएं की। तो हमने भी उनका पूरा ध्यान रखा, पूरा सम्मान रखा, और उन्होंने भी रखा। बड़ी चीज है। तो ये सीखने वाली, इसीलिए मैं कहता हूं राहुल गांधी को ना तो मौत का डर है, क्योंकि उनकी दादी को उन्हीं लोगों ने नाराज होकर मारा था, उनके पिताजी को मारा था, लेकिन राहुल गांधी उस सारे डर से ऊपर निर्भीक अपने काम को कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक करने का काम कर रहे हैं, सभी धर्मों को बराबरी का स्थान दिलाने की, सभी जातियों को, सभी क्षेत्रों को, सबको। और जो मणिपुर को 8.5 महीने में बर्बाद किया गया है, आग में झोंका गया है, उसे बचाने की बात करते हैं। इसलिए उन्होंने मणिपुर से शुरू किया। यह बड़ी चीज होता है, इसीलिए वह जननायक कहलाते हैं, और इसीलिए आपको लोग पनौती कहते हैं। अब सोचिए, क्योंकि आपने जहां पर हाथ लगाया उसे बर्बाद कर दिया, इसलिए पनौती। राहुल गांधी ने जिसके हुआ दर्द में हिस्सा लिया, वो उसे प्यार करता है। यह अंतर है। जय